हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में, अर्थात अग्नाशय के बारे में। गाइज, यूट्यूब इतिहास की पहली ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपको पेंक्रियाज के बारे में इतनी सारी जानकारी देने वाला हूं। आप सभी को पता है बेटा, पेंक्रियाज को दो चैप्टरों में पढ़ा जाता है। एक है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा होता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा पेंक्रियाज जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। और बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बेटा हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। गाइज, पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, ये बेटा जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। तो बेटा पेंक्रियाज से निकलने वाला जो जूस है और जो एंजाइम है उनका कार्य क्या है, और बेटा पेंक्रियाज से निकलने वाले जो हार्मोन है उनका कार्य क्या है, आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में देखने को मिलेगा। तो फिर साथियों, देरी किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए पेंक्रियाज। ये रहा बेटा आपका पेंक्रियाज, हेडिंग लगा लो भैया, पेंक्रियाज। हिंदी में कहा जाता है बेटा अग्नाशय। अब गाइड्स, सबसे पहले यहां से आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इस पेंक्रियाज की खोज किसने की थी। इस पेंक्रियाज की खोज किसने की थी? तो बेटा इस पेंक्रियाज की खोज की थी भैया लैंगरहेंस ने। किसने की थी भैया? लैंगरहेंस ने की थी भैया। एक लैंगरहेंस नाम का एक वैज्ञानिक था बेटा जिसने भैया पेंक्रियाज की खोज की थी। अब बात करते हैं बेटा, ये जो पेंक्रियाज है इसका भार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है? तो बेटा इसका भार होता है 60 से लगभग आप कह सकते हो 100 ग्राम का। अगला क्वेश्चन यहां से यह आता है बेटा कि जो पेंक्रियाज है इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो बेटा इसकी संरचना जो होती है वो पेड़ के पत्ते के समान होती है। इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है। अगला क्वेश्चन बेटा यहां से यह निकल करके आता है कि भैया इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि हमारे शरीर में ये जो पेंक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है बेटा, ये कहाँ उपस्थित होता है? तो भैया इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन है बेटा इसकी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो कह सकता हूं उदर गुहा। बेटा आपके पेट वाले हिस्से में पाया जाता है कौन? ये पेंक्रियाज, ये जो अग्नाशय। देखिए कहाँ होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जानते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में? बेटा ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है डुडेनियम, डुडेनियम, दूसरा होता है बेटा जेजुनम, और तीसरा होता है बेटा इलियम। कौन सा भैया? इलियम। तो ये जो पेंक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है बेटा, ये छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। ये छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए बेटा। इसकी खोज के बारे में हमने बता दिया, इसके भार के बारे में हमने बता दिया, इसकी संरचना के बारे में हमने बता दिया, इसकी लोकेशन के बारे में हमने बता दिया। अब बात करते हैं बेटा जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब भैया क्यों कहा जाता है और ये ग्रंथि है तो क्यों है, इसके बारे में समझाइए। तो बेटा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा देता हूँ कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है? पहली लीवर है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
ये बेटा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने कहा कि पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। अरे भैया, आपके कहने से क्या होता है कि पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है? हमें बताइए क्यों कहा जाता है इसे मिश्रित ग्रंथि। तो जानिए बेटा, जानिए जानिए जानिए। हम हेडिंग डालेंगे ग्लैंड्स। होती क्या है भैया? ग्रंथियां। देखिए, मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, मैंने क्या कहा बेटा? मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, या आप कह सकते हो उत्तकों का समूह है, जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो केमिकल कंपाउंड बनाए, और उस बेटा रासायनिक यौगिक को, उस केमिकल कंपाउंड को या तो भैया शरीर से बाहर निकाल कर डाल दे, यानी कि या तो शरीर से बाहर डाल दे, या फिर बेटा किसी अन्य ऑर्गन के पास उस केमिकल कंपाउंड को भेज दे। वो होती है बेटा ग्रंथियां। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि मानव शरीर का दिख रहा है आपको? हाँ, मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है, या उत्तकों का समूह है, जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो रासायनिक यौगिक बनाए, और उस रासायनिक यौगिक को या तो भैया शरीर से बाहर डाल दे, शरीर से बाहर डाल दे, या फिर बेटा किसी अन्य ऑर्गन के पास, अन्य अंग के पास भेज दे, अन्य अंग के पास डाल दे, अन्य अंग के पास डाल दे। वो क्या है बेटा? वो है आपकी ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथि। मैंने कहा मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है, जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, जो रासायनिक यौगिक को बनाए और उसे या तो शरीर से बाहर डाल दे, या फिर बेटा अन्य अंग के पास भेज दे। एग्जाम्पल दीजिए भैया। हमारी आंख में पाई जाती है लेक्राइमल ग्लैंड, यानी कि अश्रु ग्रंथि, जो बेटा आंसुओं का निर्माण करती है। और आप सभी को पता है जब आंसू बनते हैं तो बेटा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो लेक्राइमल ग्लैंड बेटा क्या है? एक ग्रंथि है, एक ग्रंथि है। और किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, लीवर, तो आप सभी को पता है बेटा लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। और ये पित्तरस बेटा पित्तस्य में जाकर के, यानी कि गोल ब्लेडर में जाकर के इकट्ठा होता है, और छोटी आंत में जाकर के वसा के पाचन में सहायक होता है। तो बेटा लीवर में तो इसका निर्माण हुआ, पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा हुआ, और छोटी आंत में जाकर के कार्य कर रहा है, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग में जा रहा है। तो मैंने क्या कहा? मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे और उसे या तो शरीर से बाहर डाल दे, या बेटा किसी अन्य अंग के पास डाल दे, वो होती है आपकी ग्रंथि। सिंपल सी बात है। अब बेटा ये जो रासायनिक यौगिक है, ये जो रासायनिक यौगिक है जिसका निर्माण ग्रंथियां करती है, ये रासायनिक यौगिक बेटा, ये रासायनिक यौगिक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जूस, ध्यान से समझना। दूसरा होता है एंजाइम, और तीसरा होता है बेटा हार्मोन। अब इस रासायनिक यौगिक के आधार पर, इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर आपकी जो ग्रंथि है बेटा, इस ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। आपकी इस ग्लैंड को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसी ग्रंथि बेटा जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, वो होती है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। वो होती है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो होती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे, वो होती है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि। वो होती है भैया अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे इंग्लिश में लिखा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो इन तीनों का निर्माण करे, जो जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे, वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड।
वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर मैंने पेंक्रियाज के लिए लिखाया था कि पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि भैया ये जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। अब बेटा कितना जूस का निर्माण होता है, किस जूस का निर्माण होता है, ये एंजाइम है बेटा, तो ये एंजाइमों का कार्य क्या है, ये जो हार्मोन है कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोनों का कार्य क्या है, तो भैया इस वीडियो में हम फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। टेंशन मत करना, एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये बताओ ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी जल्दी बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने कहा बेटा पेंक्रियाज अग्नाशय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पेंक्रियाज की खोज लैंगरहेंस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसका भार होता है बेटा 60 से 100 ग्राम लगभग में। इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है, जिसे पेड़ का पत्ता होता है वैसे दिखाई देता है बेटा आपको ये पेंक्रियाज। इसकी लोकेशन क्या है, तो भैया एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा वाले भाग में होता है, यानी कि आपका पेट वाला जो हिस्सा है बेटा वहां पर यह स्थित होता है। आपके जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से ये जुड़ा हुआ होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि जो पेंक्रियाज होता है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब बेटा आपने कहा कि हमें तो भैया मिश्रित ग्रंथि समझ में नहीं आती, तो मैं समझाऊंगा बेटा। फिर मैंने कहा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। फिर मैंने आपको ग्रंथि के बारे में बताया। ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे और उस रासायनिक यौगिक को या तो बेटा शरीर से बाहर डाल दे या किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर दे, वो ही ग्रंथि है। बेटा ये केमिकल कंपाउंड है, ये रासायनिक यौगिक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जूस, एंजाइम और हार्मोन। अब बेटा इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथि, तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। तो बेटा ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए वो बहिःस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाए वो है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो इन तीनों का निर्माण करे वो होती है मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। अब गाइज आप सभी को पता होगा बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी बेटा नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इस वीडियो में मैं आपको दोनों चैप्टरों की जानकारी देने वाला हूं कॉमन में एक साथ। तो पहले अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके भैया। अब देखिए भैया जो ये पेंक्रियाज है इसमें बेटा 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है बेटा, 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी, एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहां से जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यूट्यूब में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है बेटा, मैंने सर्च करके देखी है यूट्यूब पर, जिसमें आपको पेंक्रियाज के बारे में इतना डिटेल में समझाया गया हो। मैंने वीडियो देखी है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेटा बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ पेंक्रियाज से संबंधित। मैंने कहा बेटा कि जो पेंक्रियाज होता है इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। 4 प्रकार की कोशिका होती है। अब भैया कौन कौन सी कोशिका होती है वो बताइए। बिल्कुल बताएंगे भैया। पहली होती है बेटा एल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल और तीसरी होती है बेटा डेल्टा सेल और चौथी होती है बेटा एफ सेल। याद रखना बेटा मैंने कहा कि पेंक्रियाज जो आपका अग्नाशय है इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। पहली होती है एल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, तीसरी होती है डेल्टा सेल और चौथी होती है एफ सेल। इतनी बात क्लियर है, ओके। जो एफ सेल होती है बेटा ये बनाती है भैया जूस और एंजाइम। क्या बनाती है भैया, जूस और एंजाइम बनाती है। लेकिन बेटा जो अल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल होती है ये बनाती है भैया हार्मोन। ये क्या बनाती है बेटा, हार्मोन बनाती है। और मैंने आपको अच्छे से पिछले स्लाइड में समझाया था बेटा कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे वो होती है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, वो होती है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि।
और गाइज मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे वो होती है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। वो होती है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो बेटा जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे, यानी कि ऐसी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करे और भैया एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करे, उस ग्रंथि को कहा जाता है बेटा क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है बेटा, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और इसी वजह से बेटा आपका जो पैंक्रियाज है ये जूस का भी निर्माण करता है, एंजाइम का भी निर्माण करता है और हार्मोन का भी निर्माण करता है। इस वजह से बेटा इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बोलो क्या मजा आ रहा है अब आपको कुछ चीजें सीखने में? बोलो आ रहा है मजा? ओके। अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है बेटा। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एप सेल के बारे में, फिर उसके बाद में बेटा अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। साथ ही साथ में नोट्स बनाकर लिखना बेटा, क्योंकि आपको इस तरीके से कोई भी सारी चीजें, अच्छी चीजें और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, सिलेक्टेड हो, वो कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। मिटा दूं? ओके। अब बेटा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं भैया हम एप सेल के बारे में। तो मिटा दूं इसको? ओके। तो अब आप हेडिंग क्या लगाओगे बेटा? अब आप हेडिंग लगाओगे एप सेल। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा? एप सेल। पैंक्रियाज लिख लेता हूं पहले तो, ताकि आपको पता रहे कि भैया हम अग्नाशय पढ़ रहे हैं और अग्नाशय में हम पढ़ रहे हैं भैया एप सेल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रखना बेटा, पैंक्रियाज में पाई जाने वाली जो एप सेल होती है ये बेटा पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? ये निर्माण करती है बेटा पैंक्रिएटिक जूस का। पैंक्रिएटिक जूस का। इसे हिंदी में कहा जाता है भैया अग्नाशय रस का। अग्नाशय रस कहा जाता है। यानी कि पैंक्रियाज में पाई जाने वाली जो एप सेल है बेटा ये पैंक्रिएटिक जूस का यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? अग्नाशय रस का निर्माण करती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमारे शरीर में पैंक्रिएटिक जूस कितना बनता है, एक दिन में कितना बनता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, लगभग 1 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में इस पैंक्रिएटिक जूस का, इस अग्नाशय रस का निर्माण होता है। कितना होता है बेटा? लगभग में 1 लीटर। और बेटा इस अग्नाशय रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इस अग्नाशय रस में क्या पाए जाते हैं बेटा? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या पाए जाते हैं बेटा? एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो सबसे पहला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है बेटा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम। और तीसरा होता है भैया लाइपेज एंजाइम। बोलो इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा बेटा कि आपके पैंक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एप सेल। तो सबसे पहले हम एप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो एप सेल होती है बेटा ये पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है। हमारे शरीर में 1 लीटर प्रतिदिन बेटा इस पैंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है। और इसी पैंक्रिएटिक जूस में बेटा एंजाइमों का निर्माण होता है, यानी कि एंजाइम उपस्थित होते हैं। और ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइलेज एंजाइम, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम और एक होता है लाइपेज एंजाइम। और बेटा ये जो एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये बेटा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पाचन में सहायक होते हैं।
सहायक होते हैं। तो बेटा जो पाचन तंत्र वाला चैप्टर है उस चैप्टर में आपको एफ सेल के बारे में पढ़ाया जाता है, और अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल में बेटा आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बेटा किस तरीके से ये एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज जो एंजाइम होता है ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो एफ सेल होती है बेटा ये निर्माण करती है पैंक्रियाटिक जूस का, अग्नाशय रस का। हमारे शरीर में एक दिन में 1 लीटर जूस का निर्माण होता है, और इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ये बेटा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब एक एक एंजाइम का कार्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा एमाइलेज एंजाइम की। किसकी? एमाइलेज एंजाइम की। ध्यान से समझना बेटा, ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये बेटा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अब बेटा आप मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट है, इसके स्रोत क्या क्या है? तो इसके स्रोत होते हैं बेटा जैसे कि मिठाइयाँ, फल, शहद, मिठाई, फल, शहद, दूध, आलू, चावल, मक्का, बाजरा, रोटी, ये सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। याद रखना बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। किस अवस्था में खाते हैं बेटा? स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। और इस स्टार्च को बेटा आपकी जो लार होती है ना, लार, उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, और इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। क्या होता है? स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है बेटा इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसमें बेटा माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। लेकिन बेटा ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये भैया इस स्टार्च को माल्टोज में 100% कन्वर्ट करने में सहायक होता है। मान लीजिए कहीं आप ये जो लार होती है ये आपके मुंह में होती है, और बेटा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ बच गया बेटा कि भाई स्टार्च पूर्ण रूप से माल्टोज में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बेटा ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च को माल्टोज में, ये बेटा स्टार्च को माल्टोज में 100% परिवर्तन कर देता है। कौन बेटा? ये जो एमाइलेज एंजाइम है। और ये एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा आपके पैंक्रियाज में, आपके अग्नाशय में, जो छोटी आंत के डोडोनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात क्लियर बेटा? किसी को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। अब याद रखना बेटा माल्टोज का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पूर्णतः पाचन नहीं हुआ है। अब जो छोटी आंत होती है आपकी, जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें बेटा माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज एंजाइम। ये माल्टोज शुगर है, और बेटा यहाँ पर जो एंजाइम पाया जा रहा है छोटी आंत में ये माल्टेज एंजाइम है। इस माल्टोज शुगर को ये बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। और बेटा कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है कौन? सबसे छोटी इकाई होती है बेटा ग्लूकोज। इसके बाद में ये ग्लूकोज टूटता नहीं है। फिर बेटा छोटी आंत में ये जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है पूर्ण रूप से, फिर उसके बाद में बेटा इसका अवशोषण होता है, और अवशोषण होकर बेटा ब्लड की सहायता से ये जो पाचन हुआ है
ये पचा हुआ जो भोजन है ये ब्लड की सहायता से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में बेटा ये जो पहुंचता है ये ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है और इस ग्लूकोज को फिर वापस बेटा आपके शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तोड़ा जाता है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है बेटा? एटीपी के रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर बेटा इस ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन हमारे शरीर के ऊतक काम में लेते हैं और बेटा हमारा शरीर कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से बेटा ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये बेटा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। बोलो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात ये इसके स्रोत होते हैं मिठाई, फल, शहद, गुड़, आलू, चावल, मक्का, बाजरा, रोटी, ये सभी। बेटा आपके मुंह में लार पाई जाती है, लार में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है बेटा लाइसोजाइम एंजाइम और एक होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की अवस्था में खाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मान लीजिए बेटा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर माल्टोज के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि स्टार्च माल्टोज में नहीं बदला है, तो बेटा ये जो पैंक्रियाज में पाए जाने वाला ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये 100% स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है? फिर बेटा ये माल्टोज है ये भी शुगर है, फिर आपके छोटी आंत में बेटा माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जो इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है और ये ग्लूकोज बेटा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि बेटा इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो पूरा पाचन हो गया, ओके। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो इसको, ओके भैया। अब बात करते हैं भैया हम किसके बारे में? अब ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे भैया? ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में? आएगा भैया, क्योंकि चीजें अच्छी सीख रहे हो और यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी आते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बात करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब प्रोटीन के स्रोत क्या है तो आप सभी को पता है बेटा, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, दाल, मशरूम, ये सभी भैया प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये सभी बेटा प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। याद रखना बेटा, जो प्रोटीन होती है इसे पेप्सिन एंजाइम, अब बात आती है कि पेप्सिन एंजाइम होता है कहाँ, तो बेटा आपके पेट में होता है, स्टोमक में होता है, आमाशय में होता है। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स या फिर भैया पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है कौन बेटा? ये पेप्सिन एंजाइम जो आपके पेट में होता है। अगर आपको इन एंजाइमों के बारे में डिटेल में जानना है बेटा तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बेटा ये प्रोटीन जो होता है ये पेप्टाइड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसे किसने किया था बेटा? पेप्सिन एंजाइम ने, पेप्सिन एंजाइम ने, जो कि आपके पेट में स्थित है। अब बेटा ये जो पेप्टाइड या पेप्टोन्स है इसको ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये हमारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है बेटा, ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात क्लियर? और बेटा जो एमिनो एसिड होता है इसको अच्छे से लिखो क्या एमिनो एसिड को? ये एमिनो एसिड होता है बेटा ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में बेटा प्रोटीन का इस एमिनो एसिड के बाद में पाचन नहीं होता। इसके बाद में बेटा छोटी आंत में इसका अवशोषण किया जाता है, वो ब्लड की सहायता से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास भेजा जाता है, फिर वह बेटा इसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो बोलो बेटा ये ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य आपको समझ में आया या नहीं आया?
बोलो, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य आपको समझ में आया या नहीं आया? पढ़ने में मन तो लग रहा है ना। मैं बात कर रहा हूं बेटा ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन के स्रोत है बेटा, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, दाल, मशरूम, ये सभी। बेटा जो प्रोटीन होती है हमारे पेट में, एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, जो इसे पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और बेटा इस पेप्टोन से पेप्टाइड को ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एमिनो एसिड बेटा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, इसके बाद में इसका अवशोषण होता है और बेटा ब्लड की सहायता से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, वहां पर इसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, आई इस बात समझ में? ओके, तो अब भैया मिटा देता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? भैया लाइपेज एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? लाइपेज एंजाइम के बारे में। तीसरा कौन सा एंजाइम है बेटा हमारा? लाइपेज एंजाइम। तीसरा है भैया हमारा लाइपेज एंजाइम। कौन सा है भैया? लाइपेज एंजाइम है। अब लाइपेज जो एंजाइम होता है बेटा ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में क्या होता है बेटा? ये वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है बेटा लाइपेज एंजाइम? वसा के पाचन में सहायक होता है। ये दिख नहीं रहा है तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है ना उसकी फोकसारी, तो हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, तो बेटा समझ लेना कि लाइपेज एंजाइम है, इतना तो आप समझ ही सकते हो ना। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है बेटा? वसा के पाचन में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बेटा इस वसा के स्रोत क्या क्या है? इस वसा के स्रोत है बेटा घी, तेल, डालडा, मांस, जितने भी जो चिकनाई युक्त चीजें हैं बेटा वो सभी वसा के अच्छे स्रोत मानी जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बेटा याद रखना ये जो वसा है, इस वसा की बड़ी बड़ी जो गोलियां होती है, इस वसा की बड़ी बड़ी जो गोलियां होती है उन्हें छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो बेटा उन्हें करता है पित्रस, बाइल जूस। और ये पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? तो बेटा याद रखना राजस्थान पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिखा देता हूं कि आपका जो बाइल जूस होता है, जो पित्रस होता है, इस पित्रस का निर्माण तो होता है भैया लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। ये जमा होता है बेटा पित्ताशय में यानी कि पित्त की थैली में, गोल ब्लैडर में, और कार्य करता है बेटा छोटी आंत में आकर के। कहाँ पे भैया? छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? जो बाइल जूस होता है इसका निर्माण लीवर में होता है, गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पित्त की थैली में जाकर के स्टोर होता है और कार्य करता है बेटा छोटी आंत में आकर के। कार्य क्या करता है? तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, ये जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं, इन बड़ी बड़ी गोलियों को बेटा छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है। छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है। और वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा कि वसा का पायसीकरण क्या होता है। तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को पित्रस के द्वारा छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण होता है। अब बेटा ये जो वसा की छोटी छोटी गोलियां होती है इन्हें ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम होता है, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम बेटा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। और याद रखना बेटा जो वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो वसा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है भैया वसीय अम्ल। वो क्या होती है बेटा? वो होती है भैया वसीय अम्ल। क्या होती है भैया? वो होती है बेटा वसीय अम्ल। वसीय अम्ल। इसके बाद में बेटा इसका पाचन नहीं होता है, इसके बाद में बेटा इसका पाचन नहीं होता है, बेटा इसका छोटी आंत के द्वारा अवशोषण किया जाता है
और अवशोषण करके ब्लड की सहायता से बेटा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है और वहां पर इसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन में तक काम में लेते हैं और जिससे फिर बेटा हम कार्य कर सकते हैं, हमारे ऑर्गन कार्य कर सकते हैं। बोलो। तो आशा करता हूं बेटा एमाइलेज एंजाइम का कार्य आपको समझ में आ गया, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य आपको समझ में आ गया, लाइपेज एंजाइम का कार्य आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना बेटा, मेरी एक चीज मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो अक्सर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक था, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक था, जो लाइपेज एंजाइम है बेटा ये वसा के पाचन में सहायक होता है, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। बेटा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों के पाचन में सहायक होता है। इस वजह से बेटा इस पेंक्रियाज को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, यानी कि इस पेंक्रियाटिक जूस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इस पेंक्रियाटिक जूस में ये तीन एंजाइम होते हैं, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, जो कि बेटा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने में, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करने में हेल्प करते हैं। इस वजह से बेटा इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? कुछ नहीं है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और वसा का पाचन करता है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं, अग्नाशय रस में होते हैं। इस वजह से बेटा इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो एप्सेल का कार्य आपको समझ में आ गया। बेटा ये जो एप्सेल है इसके बारे में पढ़ाया जाता है पाचन तंत्र में, और पाचन तंत्र में जो आपको पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आपको लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका मतलब यह है कि आपको पाचन तंत्र के बारे में अनुभव नहीं है, आपको पाचन तंत्र वाले चैप्टर के बारे में अनुभव नहीं है। और बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं भैया किसके बारे में? अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के बारे में। चलो भैया फिर मिटा दो इस सारी चीजों को। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, देखो अब हम बात करने वाले हैं बेटा अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के बारे में। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। और भैया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और बेटा हम आपको पढ़ाते रहे अच्छी अच्छी चीजें। देखिए बेटा अब हम बात करने वाले हैं अल्फा सेल के बारे में, बीटा सेल के बारे में और बेटा डेल्टा सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो अल्फा सेल, बीटा सेल, जो डेल्टा सेल है ये हार्मोन का निर्माण करती है, ये हार्मोन का निर्माण करती है। और बेटा इनको हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? बेटा पैंक्रियाज में ये जो 3 कोशिका पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, इन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या कहा जाता है बेटा? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है इन सेल को। अल्फा सेल के समूह को, बीटा और डेल्टा सेल का जो समूह है बेटा इन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इतनी बात क्लियर है? और बेटा इन तीनों कोशिकाओं में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो कोशिका है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका, पाई जाने वाली जो कोशिका है बेटा, उस कोशिका को क्या कहा जाता है? वो कोशिका कौन सी है? सॉरी, यानी कि आपके पैंक्रियाज में अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो कोशिका है वो होती है बेटा बीटा सेल। तो आइए सबसे पहले बीटा सेल का इतिहास उठाते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं बीटा सेल के बारे में। ध्यान से समझना बेटा, ये बीटा सेल बेटा हार्मोन का निर्माण करती है, और जिस हार्मोन का निर्माण करती है वो है इंसुलिन हार्मोन। और याद रखना बेटा, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है
इससे ना जाने आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन पूछे गए। याद रखना बेटा, जो जिंक होता है ये भैया इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। ये इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मिनरल है जो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, तो बेटा कौन सा है? जिंक है। ये इंसुलिन के निर्माण में बेटा सहायक होता है। ये इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर? ओके। मैंने कहा कि बीटा सेल होती है, ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जो जिंक होता है ये बेटा हेल्प करता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी? तो बेटा इसकी खोज की थी भैया बेंटिंग में बेस्ट ने। बेंटिंग में बेस्ट ने बेटा इस हार्मोन की खोज की थी, इंसुलिन हार्मोन की, जिसके उपलक्ष्य में बेटा इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब बात आती है बेटा कि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है। ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है भाई? यहां से इतना क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए बेटा, भोजन का जो अंतिम रूप होता है, भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो बेटा ग्लूकोज होता है। वो होता है बेटा ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को आप सभी को पता है, जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो उसका अवशोषण किया जाता है, और अवशोषण करके बेटा उसके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास ब्लड की सहायता से पहुंचाया जाता है। तो भोजन का जो अंतिम रूप है वो ग्लूकोज है। अब ये ब्लड में घुला हुआ है, तो बेटा इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर भी कहते हैं। और बेटा जब हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ऊपर की ओर मैंने तीर का निशान किया हुआ है, जब बेटा हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो बेटा ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये इंसुलिन हार्मोन होता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है। किस में परिवर्तन कर देता है बेटा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लाइकोजन जो होता है बेटा, ये आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। लीवर के पास और शरीर के विभिन्न ऊतकों के पास, विभिन्न ऊतकों के पास तो नहीं, लेकिन कुछ ऊतक होते हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। तो ज्यादातर ये मुख्य रूप से बेटा ये लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। किसके पास जाकर के स्टोर होता है? तो लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में। और याद रखना बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो बेटा कौन सा है? तो भैया ये ग्लाइकोजन है। इसे जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया ये भोजन का अंतिम रूप है हमारा ग्लूकोज। और जब हमारे ब्लड में बेटा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि भैया जब काम जरूरत ही नहीं है भैया, भाई हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा बनानी है उतनी बना दी, लेकिन अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो उस ग्लूकोज को बेटा जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन कर देता है। जब भी बेटा हमारे शरीर को जरूरत होती है, मान लीजिए किसी दिन हमने फास्ट किया या फिर खाना नहीं खाया, तो उस दिन भी तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो उस दिन क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी हम आपको अगले जब एल्फा सेल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, और फिर इस ग्लूकोज को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है, और बेटा ले जा करके वहाँ पर इसको तोड़ा जाता है और ऊर्जा बनाई जाती है। बेटा यही रीजन होता है कि इसे बेटा हम जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। जिस तरीके से बेटा हमारे एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है उसे हम एक तरफ रख देते हैं, एक रूम में रख देते हैं हमारे घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, ताकि जब भविष्य में हमें वो चीज़ें काम आए तो हम उन चीज़ों को वापस निकाल कर हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ही बेटा आपके ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जाता है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है बेटा ये भैया इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लाइकोजन आपके लीवर के पास जाकर के इकट्ठा होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य यही है, ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य यही है। लेकिन बेटा अगर आपके ब्लड में
अगर आपके शरीर में ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन है, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा? तो बेटा आप सभी को पता, अगर इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, अगर इसकी कमी हो गई तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो बेटा ब्लड में क्या होगा, इस ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ब्लड शुगर की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा, रक्त में पाए जाने वाली शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी। देखो तीर का निशान नीचे की तरफ है तो इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी। यहाँ पर ग्लूकोज के ऊपर तीर का निशान ऊपर की ओर, तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो बेटा ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को जो आपके ब्लड में अधिक मात्रा में है, इसे बेटा ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी। ब्लड में पाए जाने वाले जो ग्लूकोज होता है उसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, तो बेटा ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी। जब भी बेटा आपके ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसे कहा जाता है बेटा हाइपर ग्लाइसीमिया। ये एक बीमारी होती है बेटा, इस हाइपरग्लाइसीमिया को कहा जाता है दूसरी भाषा में डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मधुमेह रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मधुमेह रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मधुमेह रोग कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं बेटा बीटा सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन कराया जाए। ओके, देखिए जो बीटा सेल होती है बेटा, जो अल्फा सेल होती है और जो डेल्टा सेल होती है, हार्मोन का निर्माण करती है, इसलिए बेटा हम इसे अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें बीटा सेल की, तो बीटा सेल बेटा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, और जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा खनिज तत्व इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, तो बेटा जिंक होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, इसकी खोज की थी बेंटिंग में बेस्ट ने, और बेटा इस खोज के उपलक्ष्य में इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात आती है कि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है बेटा वो छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग में पूर्ण रूप से हो जाता है। उसके बाद में उसका बेटा अवशोषण किया जाता है छोटी आंत के भागों के द्वारा, और अवशोषण करके बेटा ब्लड की सहायता से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से। और वहां पर बेटा उन कोशिकाओं में ये जो भोजन का अंतिम रूप होता है ये ग्लूकोज कहलाता है। इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ऊर्जा बनाई जाती है। तो बेटा आपके ब्लड में ये जो भोजन का अंतिम रूप है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। तो जब भी आपके रक्त में, खून में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसे ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लाइकोजन बेटा आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। बेटा इस ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, तो बेटा अगर मान लीजिए, ये तो इसका कार्य हो गया, अगर मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई आपके शरीर में, या इंसुलिन हार्मोन बना ही नहीं आपके शरीर में, ये बीटा सेल अच्छे से कार्य ही नहीं कर रही, तो क्या होगा बेटा? आपको मधुमेह रोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो गई तो बेटा ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में अधिक मात्रा में है, ये बेटा ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो बेटा बहुत सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में हो जाता है बेटा। यानी कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि इस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। तो बेटा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो बेटा आपको इस बीमारी को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि डायबिटीज मेलिटस, यानी कि मधुमेह रोग कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? और इस बीमारी से गाइज हमारे देश में बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। बहुत सारे लोगों को बेटा ये बीमारी है, बहुत सारे लोगों को। तो आशा करता हूं बेटा ये बीटा सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया? तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मिटा देता हूं। मिटा दूं क्या भैया? ओके, अब बात करते हैं अल्फा सेल की। किसकी बेटा? अल्फा सेल की। किसकी बात करते हैं बेटा? अल्फा सेल की बात करते हैं।
एल्फा सेल की बात करते हैं भैया। ओके, अब ये जो एल्फा सेल होती है ये बेटा जिस हार्मोन का निर्माण करती है उस हार्मोन को कहा जाता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या कहा जाता है बेटा? ग्लूकागोन हार्मोन कहा जाता है। और इस ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेंटिंग में बेस्ट ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो भैया याद रखना, किम्बेल व मुरलिन ने की थी। किसने की थी बेटा? किम्बेल व मुरलिन ने की थी। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात आती है कि ये ग्लूकागोन हार्मोन करता क्या है। तो आप सभी को पता है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि लीवर के पास जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन है बेटा, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर है। अब मान लीजिए किसी दिन आपने खाना नहीं खाया या फिर आपका व्रत है या फास्ट है या रोजे रखे हुए हैं, तो उस दिन आपको पता है खाना तो हम खाते नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है। हमारा शरीर कार्य तो करता रहता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जरूर होती है। तो बेटा ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या होता है बेटा? ये बेटा वापस ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और कौन करता है? तो बेटा ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। कौन करता है भैया? ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। जिस दिन बेटा आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिस दिन आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हमने खाना नहीं खाया है, तो बेटा लीवर के पास जो हमारा भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, इस ग्लाइकोजन को ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो कि पेंक्रियाज की एल्फा सेल से निकलता है, ये ग्लूकागोन हार्मोन, ये बेटा इसे ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। और आप सभी को पता है बेटा ये ग्लूकोज ब्लड की सहायता से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचता है। और आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा तो जो ग्लूकोज होता है इसका सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है इसे तोड़ करके। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है बेटा वो ATP के रूप में बनती है। मैं कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूँ। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है बेटा वो ATP के रूप में बनती है। और बेटा इस ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन, हमारे शरीर के तो ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो ये कार्य होता है बेटा ग्लूकागोन हार्मोन का। अब अगर मैं आपको बताऊं तो जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को जो इंसुलिन हार्मोन होता है, उस इंसुलिन हार्मोन ने बेटा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था जो कि हमारे लीवर के पास स्टोर था। फिर बेटा ये निकला था बेटा बीटा सेल से, कौन? इंसुलिन हार्मोन। फिर वापस बेटा दोबारा इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का हर कार्य किसने किया? तो ये किया था बेटा ग्लूकागोन हार्मोन ने। किसने? ग्लूकागोन हार्मोन ने। ग्लूकागोन हार्मोन है और ये निकलता है बेटा एल्फा सेल से। तो आप देख सकते हो बेटा एक बार तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो रहा है और दूसरी बार बेटा ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन और जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन कर रहा है और वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करने का कार्य ग्लूकागोन हार्मोन कर रहा है जो कि एल्फा सेल से निकलता है। तो बेटा ऐसे दो चीजें जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है उन्हें कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन। ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन। काउंटर एक्ट हार्मोन एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन, विरोधाभासी हार्मोन, विरोधाभासी हार्मोन कहा जाता है बेटा एक दूसरे के। किस किस को? इंसुलिन हार्मोन को और ग्लूकागोन हार्मोन को। बोलो क्या चीजें समझ में आई क्या भैया? क्या एल्फा सेल से निकलने वाले जो हार्मोन है, जो ग्लूकागोन हार्मोन है, उसका कार्य आपको समझ में आया क्या? बोलो भैया आया क्या? बोलो। हाँ, और बेटा याद रखना जब भी हमारे ब्लड में ये जो ग्लाइकोजन है, सॉरी ये जो ग्लूकोज है, कहाँ गया ग्लूकोज? हाँ,
ये जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। जब भी बेटा मैंने ये कहा कि जो ब्लड शुगर है या फिर आपके ब्लड में पाए जाने वाला जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कम हो जाती है, ये जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा कम हो जाती है आपके ब्लड में, तो बेटा आपको हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, इतना जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब मिटा देता हूं और अब बात करते हैं बेटा डेल्टा सेल के बारे में। मिटा दूं क्या? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब बेटा बात करते हैं किसके बारे में? डेल्टा सेल के बारे में। बेटा नोट्स बना लेना, सच्ची बता रहा हूं कसम से, ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है। ये जो चीजें है ना ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम, बहुत कम। 100 में से कोई आपको एक टीचर पढ़ाएगा ये चीजें, इतनी कम मिलती है, यकीन मानिए दोस्तों, ध्यान से पढ़ लेना भैया। अब बात करते हैं डेल्टा सेल की। तो देखिए जो डेल्टा सेल होती है बेटा ये एक हार्मोन का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या कहा जाता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहा जाता है। अब बात आती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, तो ये बीएमआर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये बीएमआर क्या है? तो बेटा बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में कहा जाता है इसे आधार उपापचय दर। अब आप कहोगे कि भैया मैं तो ये भी समझ में आया, ये भी समझ में नहीं आया कि ये आधार उपापचय दर क्या होता है। अभी समझ में आ जाएगा। गाइज मैंने आपको कहा कि भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो कोशिकाओं के पास ग्लूकोज की अवस्था में पहुंचता है, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा जल और बेटा एटीपी, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बेटा बात ये आती है कि आधार उपापचय दर क्या है। तो बेटा ध्यान रखना, जिस दर से आपकी जो कोशिका है, जिस दर से आपकी जो कोशिका है, ये कोशिका इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन का खपत कर रही है, जिस दर से ऑक्सीजन का खपत कर रही है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, उस दर को ही कहा जाता है बेटा क्या? आधार उपापचय दर। क्या कहा जाता है? आधार उपापचय दर कहा जाता है। मैं लिख देता हूं कि कोशिका ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जिस दर से ऑक्सीजन का खपत कंज्यूम करती है, उस दर को क्या कहा जाता है बेटा? बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आधार उपापचय दर कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाता है पैंक्रियाज के बारे में। 100 में से 99% संभावना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है पैंक्रियाज से, तो गाइज आज की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया है यहीं से ही आएगा। गाइज अगर आपको वास्तविकता में लगा है कि भैया मैंने अच्छा कंटेंट दिया है, अच्छी चीजें आपको सिखाई है, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, भैया 100 में से 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गलती मत करना भूलने की, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको आपकी सरकारी नौकरी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो भैया सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ से। और अच्छी चीज़ें, आसान भाषा में चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो और छोटा सा कमेंट कर सकते हो। तो बोलो, कोई परेशानी? फिर भी अगर आपका डाउट रह गया है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और रही दूसरी बात, अगर आपको पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना है बिल्कुल आसान भाषा में, और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना है बिल्कुल आसान भाषा में, तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।